हेलो दोस्तों, मोहित टेक्निकल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, कल कौन सा टॉपिक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे? गुलाम के नियम। टॉपिक का चैप्टर का क्या नाम था? आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। तो चैप्टर कौन सा था? आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। तो कल हमने इसके आवेश के बारे में बात की थी, है ना? तो हमने कल बताया था कि आवेश की जो उत्पत्ति हुई वह कहाँ से हुई। तो जो आवेश था, आवेश की खोज किसने की थी? थेल्स ने। किसने की? ठीक। अब थेल्स कौन था? थेल्स जो था कौन था? ग्रीक वैज्ञानिक था। और हमने क्या बताया था इसके बारे में? ये एक गणितज्ञ भी था, है ना? और ये आया कब था? लगभग 2500 से 2600 वर्ष पहले। ठीक। अब इसने क्या किया? इसने कहरवा नामक पदार्थ को किससे रगड़ा था? कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ा, है ना? फिर जब इसने रेशम से रगड़ा तो उसमें छोटे छोटे जो कण हुए वो आकर्षित हुए। यही तो बताया था कल। तो जो छोटे छोटे कण थे, कहरवा क्या बताया था हमने? कहरवा, कहरवा की क्या था? कहरवा हमारा क्या है? गोंद। यानी कि जो पेड़ को काटो उसमें जो दूध टाइप का निकलता है वो हमारा क्या होता है? जब वो जम जाता है गोंद, उसी को क्या बोलते हैं? तो इसी को इंग्लिश में इन्होंने क्या बोला? एम्बर, है ना? इसको क्या बोला? एम्बर। जब ये अब ये जो ग्रीक वैज्ञानिक था, तो इसी एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। अब ग्रीक भाषा में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन, है ना? फिर इसी को फिर इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर इसी भाषा को किसमें बोला गया? लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रम। लैटिन भाषा में इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रम। फिर उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये किसमें बोला गया? इंग्लिश में इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद में अब आज क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत आवेश। इतनी चीज समझ में आई थी। और हमने क्या बोला था कि जो थेल्स हमारा था, इसके बारे में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया। इन्होंने जो बोला, इन्होंने सिर्फ खोज कर दी, लेकिन इन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया कि क्या रियल में इन्होंने कोर्ट क्या है? कोर्ट यही तो बोलेगा, ये अगर मुजरिम है तो इसका सजा कोई अगर सजा दी गई है, मुजरिम है तो इसका प्रूफ दिखाओ। बोलेगा एविडेंस दो तभी तो इसको सजा देंगे हम। क्या ऐसे डायरेक्ट सजा दे देगा? तो वही चीज होती है। इन्होंने ये बता दिया कि हाँ आवेश है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया। ठीक। अब इनके तथ्य कुछ और गलत थे। अब इन्होंने देखो जैसे क्या बताया, बहुत सी बातें थी। अब जैसे इन्होंने ये बताया था कि रेशम के टुकड़े को, है ना, अगर रेशम से अगर रगड़ा जाए तो छोटे छोटे कागज के पार्टिकल आकर्षित हुए। लेकिन अब ये सोचो, जो थेल्स था,
थेल्स तो आया था 600 बीसी में। अब बीसी किसको बोलते हैं? बिफोर क्रिश्चियन, यानी कि पहले हम पढ़ते थे ईसवी, ईसा पूर्व पढ़ते थे, है ना। तो ये आया था 600 बीसी में, और कागज हमारा कब बना? 200 बीसी में। यानी कि ये 600 साल ईस्वी पहले का है। जो थेल्स था ये कब था? 600 बीसी में। लेकिन कागज कब आया? 200 बीसी में, है ना। तो क्या ये पॉसिबल है कि कागज के टुकड़े इसके टाइम पे होंगे? तब क्या इसके समय पे कागज होगा? नहीं होगा। तो जो हमारी किताब है, जो बड़ी बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हुए। ये नहीं लिखा है कि कागज के टुकड़े आकर्षित हुए। तो वहां पे उसमें ये लिखा है कि जब इसने कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ा तो छोटे छोटे पार्टिकल आकर्षित हुए। ठीक, समझ में आया? तो इसको दोबारा नोट करो क्या? ये चीज जो चीज नहीं है ये चीज नोट कर लो। वो कपड़ा दो, उधर पड़ा हुआ है। साफ करें। आगे हमने क्या बताया था? अब ये आए और बना चले गए, है ना। और इन्होंने क्या बताया? अब जो थेल्स था जिस समय, उस समय कोई मापा के अंदर नहीं था, है ना। तो अगर ये किसी भी अगर टावर को, जैसे मान लिया ये कोई टावर बना हुआ है ना। अब इसको अगर लंबाई मापना है तो ये कैसे नापता था? कोई अगर व्यक्ति है, उसको इसने खड़ा कर दिया, है ना। उसको खड़ा कर दिया, उसी की जो परछाई डायरेक्ट जो पड़ती थी, उसी से ये लंबाई नाप लेता था कि ये इतनी लंबाई का है। यानी कि ये जो बंदा था, इसके अंदर टैलेंट बहुत था, लेकिन किसी कारण पता नहीं क्या सिस्टम था इसका, कोई प्रूफ ही नहीं दे आया, चला गया अपना। ये मतलब इतना दिमागी था। इस अब मान लिया जैसे कोई गांव है ना। गांव में अगर कोई एक अगर इंसान हो जो बहुत पढ़ा लिखा हो, तो बाकी जितने होंगे सब उसी की बात मानेंगे। तो इसने क्या बोला? जैसे कोई पृथ्वी है ना। पृथ्वी हमारी किस पे है? पानी पे है, ये तैर रही है ना। अब जब कभी भी मान लिया किसी कारण अगर मान लिया भूकंप आया पृथ्वी पे, तो ये क्या बोलता था? पृथ्वी हमारी जो है पानी में है, उल्टी हो गई। अब सारे लोग जो थे वो बात इसकी मानते थे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान कौन है? यही है। तो जो बता दिया। लेकिन जब आगे जब लोगों ने, जब ये इसके जाने के बाद जो आगे आए, उन्होंने पढ़ा, ये बोल साला चूतिया बना के चला गया, है ना। ये जो था फालतू बकवास। यानी कि इसके तथ्य क्या थे? कुछ इसके तथ्य जो थे झूठे भी पाए गए, है ना। तो इसके बारे में ये था। फिर उसके बाद हमारा आया, एक आया था विलियम गिलबर्ट। अब इसने क्या किया था? विलियम गिलबर्ट जो था, उसने जो खोज की थी, फ्लड इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। अब फ्लड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना। यहाँ पे है FLVID। अब फ्लड इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो विलियम गिलबर्ट ने बताया कि जो हमारे द्रव पदार्थ हैं उसमें भी क्या होते हैं? आवेश होते हैं, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे पानी है, पानी में अगर बिजली को डाल दोगे करंट नहीं आएगा। तो यानी कि उसमें अगर आवेश है तभी तो करंट आ रहा है।
तो विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया कि जो हमारे द्रव हैं उसमें भी आवेश के गुण पाए जाते हैं। तो फ्लूइड का मतलब क्या है? द्रव। अब ये भी है, ये भी अपना चले गए, है ना। फिर उसके बाद हमारे कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना। अब इनके बारे में हमने क्या बताया था? ये कौन था? एक क्रांतिकारी भी था। और कौन था? और कौन था? साइंटिस्ट भी था। और कौन था? हमने जो अब बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? जो डॉलर में जिसकी फोटो आती है वो कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसके बड़े बड़े बाल होंगे, देखना उसके बाल ऐसे ऐसे करके बना हुआ है। अरे उस पर देख लेना गूगल पे, तुमको फोटो इसकी दिख जाएगी। यानी कि जैसे जैसे अपने यहाँ भारत की अगर बात की जाए तो भारत में अगर भारत देश को आज़ाद कराने में कौन था? गांधी जी थे, है ना। तो गांधी जी ने जैसे भारत देश को आज़ाद कराया तो अब वो नेता बन गए, आगे उन्होंने चला, है ना। तो तभी तो उन्हीं के राष्ट्रपिता कहलाए, है ना। अब आगे गए वहाँ पे राष्ट्रपिता बन गए, अब उनको उपाधि मिल गई। अब इन्होंने कहा कि हाँ हमने चलो देश को आज़ाद करा दिया, बस। ये क्या है? यानी कि जब गांधी जी आगे बढ़े तो ये क्रांतिकारी में आए कि नहीं है? यानी कि इनका पूरा सहयोग था भारत देश को आज़ाद कराने में, है ना। तभी तो आज गांधी जी को लोग याद करते हैं कि ऐसे ही कि कोई आया, जिसको आया सबको याद कर दें, है ना। तभी अब ये जब राष्ट्रपिता बन गए तो इनकी फ़ोटो आप लोग देखते ही हैं अपने यहाँ नोटों में किसकी आती है। वैसे ही उस समय जब था अमेरिका में कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन था। और कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इन्होंने जब अमेरिका देश को इन्होंने भी आज़ाद कराने में इनका भी बहुत सारा योगदान था, है ना। तो जब इनका योगदान था तो इसी कारण इनका भी फोटो डॉलर पे आने लगा। ठीक। तो अब हमने क्या बताया इनके बारे में? हमने और क्या बताया था? इन्होंने किस चीज़ की? इन्होंने एक मतलब बारिश हो रही थी, है ना। तो बारिश में इन्होंने देखा कि मतलब बिजली चमक रही है ना। अब बिजली चमक रही है, बिजली जैसे आई वो ज़मीन में गिरी और अंदर चली गई, गड्ढा बना दिया, है ना। किसी भी अगर छत पे गिर गई, वहाँ से गिर कर आई, छत पूरी टूट गई। और लेकिन जो इलेक्ट्रिक जो करंट थी, जो आकाशीय बिजली गिरती है, वो कहाँ गई? ग्राउंड में, है ना। तो ये चीज़ उन्होंने देखा बार बार कि आखिर जो ये बिजली है ज़मीन में ही क्यों गिर रही है, इसको होना चाहिए कहीं दूसरी जगह पे रुक जाए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बारिश का समय था, बूंदेबांदी पड़ रही थी, तो इसने पतंग उड़ाई। अब पतंग में इसने एक कॉपर का क्या कंडक्टर लगा दिया, है ना। तो उसने ये देखा कि जो बिजली थी हमारी तो पहले उस पतंग पे गिरी, और जब वो पतंग पे गिरी तो जाहिर सी बात है जब बारिश होगी तो उसका जो धागा होगा जिससे उड़ा रहेगा तो वो गीला होगा। तो इसके हाथ में कुछ झटके आकर्षित हुए। तो जब इसके हाथ में झटके आकर्षित हुए तो काफ़ी बार ये इसके झटका लगा तो ये क्या हुआ? ये भर्ती भी हो गया, इसको दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये, है ना। तो फिर इसने क्या देखा? इसने छत के ऊपर ऐसे तिकोने टाइप का एक कॉपर का कंडक्टर लगाया। इसको लगा के इसने सीधा कहाँ पे कर दिया? जमीन से ग्राउंड कर दिया, है ना। जब इसने इसको जमीन पे ग्राउंड कर दिया तो अब जो आकाशीय बिजली आई इस पे गिरी
और वो डायरेक्टली इसके थ्रू नीचे चली गई, है ना। तो इसने क्या देखा कि हमारी जो बिजली जा रही है, इसका मतलब जो बिजली हमारी है किस पे गिर रही है, कॉपर पे। जो हमारा जो हमारी चालक डिवाइस है उसी पे जाके नीचे ग्राउंड हो पा रही है। तो अब इसने दिमाग क्या लगाया, इसने दिमाग लगाया कि हमारे जो छत हैं, अगर हमें इससे अगर बचाना है तो हम क्या करें कि हमारा जैसे ये मकान बना हुआ है, इसके ऊपर एक क्या कर दें, इसके ऊपर एक चालक डिवाइस लगा दें और एक राड के द्वारा अगर इसको हम जमीन से ग्राउंड कर दें तो हमारी जो बिजली गिरेगी यहीं से ग्राउंड होके नीचे चले जाएगी, हमारे मकान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इनकी स्टोरी समझ में आई। तो अब यहाँ से किस चीज की खोज हुई, इसको बोलते हैं क्या, तड़ित तो चालक। यहाँ पे इसने किसकी खोज की, तड़ित चालक। तड़ित चालक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तड़ित चालक जो होता है वो किसका बना होता है, कॉपर का। किसका बना होता है, कॉपर का। कॉपर का। कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। ये सारी चीजें कल तो बता दी थी, तभी हमने सोचा रिपीट कर दें। ठीक, फिर अब इन्होंने क्या बताया। अब अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, जो हमारी आकाशीय बिजली होती है उसमें गड़गड़ाहट होती है कि नहीं, जब तो जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है वो किस कारण होती है, बताओ। नोट करके लिख लो। जो समरूप प्रकार के असमान आवेश के टकराने से समरूप प्रकार के असमान आवेशों के टकराने से क्या होता है, गड़गड़ाहट होती है। जो आकाशीय बिजली होती है वो कड़कती है। और हमने क्या बताया था कल हमने इसके पूरा बायोडाटा पढ़ाया था। तो हमने क्या बताया था कि एक क्वेश्चन हमने आपसे किया था कि मतलब जब बारिश होती है उस समय बिजली भी चमकती है और आवाज़ भी आती है गड़गड़ाहट की। तो पहले बिजली चमकती है कि आवाज़ आती है, बिजली चमकती है। पहले क्या होता है, बिजली चमकती है। बिजली चमकती है। क्यों, क्योंकि बिजली की जो गति होती है प्रकाश की गति के बराबर होती है, यानी कि आवाज़ की अपेक्षा बिजली की गति कितनी होती है, ज़्यादा। ठीक, समझ में आया। अब उसके बाद में एक हमारे आए थे रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल अब रॉबर्ट बायल जो थे ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के बाद आए थे, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन के पहले आए थे। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने सिर्फ ये बताया था कि मतलब अगर हम कोई दो चीज़ें हैं, यानी कि दो अगर धात्विक क्षणें हैं, अगर उनको हम रगड़ें, है ना, तो उसमें आकर्षण बल होता है। यानी कि अगर हमारी कोई दो धातुएं हैं, अगर इनको ऐसे ऐसे रगड़ो तो उसमें एक आकर्षण बल होता है। बस इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया। ठीक, तो क्वेश्चन इन पे कभी नहीं बनता। अगर मन हो तो थोड़ा नोट करके लिख लो इनके बारे में। इन्होंने सिर्फ क्या बताया कि अगर दो वस्तुओं को अगर रगड़ते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होता है।
फिर हमने आपको क्या बताया था? और क्या बताया था? आवेश को उत्पन्न करने की विधियां क्या बताई थी? आवेश को उत्पन्न करने की विधियां। तो विधियां कौन सी थी? पहली क्या थी? घर्षण द्वारा। घर्षण द्वारा, यानी कि फ्रिक्शन द्वारा। ठीक, तो घर्षण द्वारा में क्या बताया था? जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े जरूरी नहीं है कि कांच की छड़ को, कोई भी अगर दो धात्विक छड़ को रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? घर्षण के कारण ही तो होता है। जैसे क्या बताया था? अगर हम अपने किसी भी पेन है, अगर इसको हम रगड़ेंगे तो क्या होगा? यानी कि ये घर्षण ही तो है। तो उससे क्या हमने प्रैक्टिकल दिखाया था कि मतलब कागज के कण जो थे वो आकर्षित हो रहे थे। तो ये गुण किसका था? घर्षण का। घर्षण द्वारा। और क्या बताया था दूसरा? चालन द्वारा। चालन द्वारा। चालन द्वारा में क्या बताया था? चालन द्वारा क्या बताया था? चालन द्वारा क्या बताया था कि अगर मान लिया कोई ये दो चालक वायर हैं, है ना, अगर इनको यहाँ से टच कराते हैं, है ना, तो अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाता है कि नहीं, ये हमारा क्या होता है? चालन द्वारा। चालन द्वारा। और साइंस में पढ़ते हैं इस जो चालन की विधि होती है, उसमें साइंस में हमने क्या बताया था? एक इसी में था। तो अगर हम इस चीज को अगर यहाँ से अगर गर्म करें तो इसका गुण यहाँ तक आ जाता है कि नहीं? ये गर्म हो जाती है। तो क्या हम गर्म यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ गर्म क्यों हो रहा है? चालन द्वारा। ये विधि कौन सी है? चालन द्वारा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यानी कि जो हमारा ये वायर है, अगर यहाँ से हमने कोई अगर करंट फ्लो कराई तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ तक आ जाएंगे? यहाँ तक आ जाते हैं कि नहीं? ये चीज तो सारी कल बताई थी ना। ठीक, अभी कोई डाउट है? फिर उसके बाद तीसरा क्या था हमारा? प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण द्वारा क्या था? इसमें क्या था? हम दो धात्विक क्षणों को आपस में मिला रहे थे, है ना। और इसमें क्या है? हम किसी भी धात्विक क्षण को आपस में नहीं मिलाएंगे, है ना। मान लिया ये हमारी कोई धात्विक क्षण है और ये क्षण है, और इसका संपर्क इससे किसके द्वारा होगा? चुंबकीय बल रेखाओं के द्वारा। यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर हमने बताया था, ट्रांसफर किस सिद्धांत पे काम करता है? फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे बताया था कि यहाँ अगर कॉइल है ना, तो ये मैग्नेटिक थ्रू ऐसे ये मैग्नेटिक के अनुसार चलती है और यहाँ पे पहुंच जाती है। यानी कि इसमें हमने क्या बताया था कि जो हमारी क्या होगी, इसको हम बिना संपर्क कराए यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। समझ में आया? देखो एक बार, कहीं पे डाउट हो बताओ। तो अब हमने घर्षण में क्या बताया था? कांच की छड़ को रेशम या सिल्क साल रगड़ने पर क्या होगा? घर्षण वो अपनी ओर आकर कागज। कांच की छड़ जो होगी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। और हमने कुछ बताया था? यहाँ पे क्या बताया था? हमारी धनावेशित छड़ और यहाँ पे ऋणावेशित छड़। धनावेशित छड़ में क्या बताया था? जो हमारी कांच की छड़ थी, है ना, कांच की छड़ को किससे? रेशम या सिल्क से। कांच की छड़ को रेशम और या फिर सिल्क के साथ रगड़ें तो कांच की छड़ क्या हो रही थी? धनावेशित और रेशम ऋणावेशित, है ना।
और क्या बताया था? और क्या बताया था? बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को किससे रगड़ा जाए? एबोनाइट। एबोनाइट की छड़ से। अगर बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा जाए तो बिल्ली की खाल क्या होगी? धनावेशित। और एबोनाइट की छड़? तीसरा क्या बताया था? अगर ऊनी वस्त्र हैं और अगर इसको एबोनाइट की छड़ से या प्लास्टिक के साथ में रगड़ा जाए, यही तो बताया था। एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़। प्लास्टिक की छड़ के साथ रगड़ा जाए तो क्या होगा? ऊनी जो वस्त्र होगा वो धनावेशित हो जाएगा और एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ क्या होगी? ऋणावेशित, है ना। अब इसमें देखो कुछ समझ में आ रहा है। अब ये देखो, जो हमारी छड़ है ना, जो हमारी छड़ है वो बिल्ली की खाल के साथ और ऊनी वस्त्र के साथ क्या होगी? ऋणावेशित होगी। लेकिन कांच की छड़ जो है वो सिर्फ किसके साथ में होगी? रेशम या सिल्क के साथ। ये चीज समझ में है कि नहीं? यानी कि जी ये दो छड़ें हैं, है ना, ये किसमें होंगी? ऋणावेशित में। किसके साथ में? बिल्ली की खाल के साथ में और ऊनी वस्त्र के साथ में। लेकिन जो कांच की छड़ होगी वो धनावेशित होगी किसके साथ में? रेशम या सिल्क के साथ में। ये चीज समझ में है कि नहीं? ठीक। और ये चीज समझ में आया? इसमें क्या बताया हमने? जब एक चीज को आगे से गर्म किया जाए वो लास्ट तक गर्म हो जाती है, वो चालन द्वारा होती है। ये तो एग्जाम्पल हमने बताया। इसमें क्या होता है? दो जो धातुएं होती हैं उनको एक दूसरे में संपर्क में लाया जाता है। ठीक। वो क्या होती है? चालन मेथड होता है। और प्रेरण क्या होता है? इसमें जो धात्विक छड़ें होती हैं इनको दूर रख के ही, है ना, इनको दूर ही रखते हैं। और इसमें जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? चुंबकीय मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा। यानी कि जहां पे इसमें जो स्थानांतरण होगा वो कैसे होगा? बिना संपर्क कराए आवेश का स्थानांतरण होगा। अभी नहीं समझ में आया? तो समझ में आ गया तो बात ही खत्म फिर। बाकी एग्जाम्पल तो बता दिए ना, ट्रांसफार्मर। और आगे क्या बताया था? आगे क्या बताया था? प्रॉपर्टी कॉपी याद है कि नहीं? कॉपी में लिखा था कि नहीं कुछ? कम से कम जो पूछ रहे हैं वो तो बताओ। ये चीज तो पढ़ा चुके हैं। अरे बोलना सीखो कम से कम। आगे क्या पढ़ाया था? विद्युत आवेश के गुण। तो जो विद्युत आवेश के गुण थे कि वो क्या थे? विद्युत आवेश के गुण क्या थे? पहले क्या थी? योज्य रस। अब योज्य रस का मतलब क्या है? यानी कि जो जोड़ने के योग्य हो, यानी जो जुड़े। योज्य का मतलब क्या है? एडिशन, जुड़ने वाली, है ना। तो हमने क्या बताया था? मान लिया ये कोई पिंड है, गोला है ना। तो उसमें क्या था? मान लिया ये 5 कूलम का है ना, ये 6 कूलम का है, ये -7 कूलम का है ना। तो इसका अगर टोटल करोगे तो क्या होगा? Q1 + Q2 + Q3। Q1 हमारा क्या है? 5 + 6 और माइनस, तो Q टोटल कितना आएगा? 6 5 11, 11 में 7 गए
4 क्यों? तो इसकी डिफिनेशन हमने क्या बताई थी? जो विभिन्न प्रकार के आवेश हैं उनको जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? योज्य राशि। दूसरा क्या बताया था? संरक्षित राशि। संरक्षित राशि। संरक्षित राशि में क्या बताया था? संरक्षित राशि में क्या बताया था? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप में दूसरे रूप में प्रवाहित किया एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हमारा साइंस में था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता बदला जा सकता है। यही था। साइंस पढ़ी है कि नहीं थोड़ी बहुत? तो ये हमारी हो गई संरक्षित राशि। और तीसरी क्या थी? है। क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत राशि। क्वांटीकृत का मतलब क्या है? जो गणना के योग्य हो, है ना? यही तो था। वीडियो देखो नीचे आ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या बताया था हमने? Q इक्वल NE प्लस माइनस N हमारा क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर में क्या हो सकता है? n बराबर 0 हो सकता है, 1 2 3 डैश ये हो सकता है ना? और क्या बताया था? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर, -19। लेकिन ये माइनस में होता है। अगर यहाँ पे अगर प्रोटॉन का पूछा जाता तो वो प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? हमेशा इस पे चिन्ह लगा हो या न लगा हो, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? निगेटिव। ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो अब हमने क्या फार्मूला बताया? Q इक्वल NE। अगर मान लिया अगर बड़ा पेपर में उसने पूछ दिया तो इसी को क्या बना देगा? ये बोल देगा NE बराबर IT है, क्वेश्चन बनाने के लिए। अभी तो ये है तो यही चीज है ना? और क्या बना देगा? या फिर इसको लिख देगा। अब NE बराबर IT है तो ये यहाँ पे क्या लिख देगा? Q बराबर IT। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या कर रहा है? कंफ्यूज कर रहा है बस, और कुछ है? यानी कि ये जो है इसके बराबर है और ये क्या है? जब ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, है ना? तो इसमें कभी डाउट नहीं होना चाहिए। ये चीज, ये फार्मूला जब कभी न्यूमेरिकल आएंगे तो इसी पे आएंगे। ये न्यूमेरिकल हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको याद जरूर रखना। अभी आगे न्यूमेरिकल कराएंगे, पहले पूरा थ्योरिकल तो हो जाए, है ना? तो ये नोट करो पहले। अब अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन है। मान लिया ये 1/2 है, 1/3 है, ठीक। अब अच्छा बताओ, क्या ये पूर्णांक है? बताओ, क्या ये पूर्णांक है? नंबर पढ़े, नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाती है। 2 4 6 8, ये क्या है? सम संख्या। अगर पूछा जाए होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या क्या है? 0 से जो स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3, ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अब हमने क्या पूछा? हमने क्या पूछा? पूर्णांक।
पूर्णांक, तो ये संख्या पूर्णांक है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं है। अगर मान लिया यही अगर 1 होता तो ये क्या पूर्णांक संख्या नहीं है? इसमें भी तो 0 नहीं है। अब ये क्या पूर्णांक नहीं है? बताओ। पूर्णांक संख्या में ये होता है, पूर्णांक संख्या कभी भी बटे में नहीं होती है। अब हमने क्या बोला, ये नंबर बताए थे। अब 0 1 2 3 है ना, ये हो गया। अब अगर यहाँ से अगर -1 -2 -3 अगर होगा तो ये भी हमारा क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगी। यानी कि सिर्फ बटे में नहीं होना चाहिए, बाकी 1 2 3 4 0 या -4 -3 माइनस ये सब हो सकते हैं। तो नोट करके लिख लो, आवेश का मान सदैव क्या होता है, पूर्णांक। अब अगर आवेश का मान एक पूर्णांक होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये गणना के योग्य होगा, है ना। लिख लो, इसका मतलब क्या है, ये गणना योग्य है। और हमने क्या बताया था, 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। अब ESU की फुल फॉर्म क्या बताई थी, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट। इसको नीचे साफ कर दें। अब क्या बताया था, एक ESU बराबर कितना बताया था, 1/3 इंटू 10। इसको इसी को उठा के नीचे कर दो, है ना। अब अगर इसमें अगर 10 से मल्टीप्लाई करा दे नीचे ऊपर, है ना, तो अब ये देखो ऊपर अगर ये 10/3 हो जाएगा कि नहीं, ये 10/3 हो गया। तो अगर इससे भाग करोगे कितना आएगा, 3.33 आएगा, है ना। देखो इससे मिल गया 3.33 इंटू, अब ये देखो 10 की पावर कितनी है, 9 है, और ये 1, यानी कि ये कितनी हो गई, 1/10 हो गया कि नहीं, यानी कि 10 की पावर ये हो गया कि नहीं। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं। तो अगर इसको अगर ऊपर उठा के ले जाओगे तो यही चीज 10 की पावर -9 आएगी, -10 आएगी कि नहीं। अगर मान लिया कोई भी चीज अगर नीचे लिखी हुई तो ये अगर ऊपर उठ के, मान लिया ये है 1/2 है, अगर ये नीचे उठ के जाएगी तो क्या ये माइनस में नहीं जाएगी। अरे मान लिया ये 1/10 लिखा है तो ये इसको ऐसे नहीं लिखोगे। अभी नहीं समझ में आया। तो अगर ये 1/10 है यहाँ पे, ये अगर ऊपर जाएगा तो 1/10 माइनस में जाएगा कि नहीं, ये 10 की पावर -10। लेकिन ये किस में होगा, कूलाम में, है ना। इसको नोट कर लिया। अब हमने क्या बताया था, आवेश को मापने वाला यंत्र क्या होता है, आवेश को किससे नापते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युतदर्शी। क्या सिर्फ इंग्लिश ही वर्ड मालूम होना चाहिए। मान लिया कभी अगर पूछ दिया विद्युतदर्शी क्या है, तो क्या इलेक्ट्रोस्कोप ही याद रखेगा। मतलब जो नाम है उसका हिंदी भी कभी कभी पढ़ा करो, ठीक। तो इतना हमारा हुआ था कल। तो रिवीजन समझ में आया पूरा। तो अब आज अगला क्या है, कूलाम के नियम। क्या पढ़ना है, कूलाम के नियम। कूलाम्स लॉ।
क्या है? कूलाम के नियम। अब अगर बात की जाए कूलाम के नियम के अनुसार, तो कूलाम के नियम जो थे उनकी खोज किसने की थी? कूलाम की खोज किसने की थी? अरे जो कूलाम है, कूलाम स्वयं वैज्ञानिक है, तो कूलामी ने तो किया होगा। जब इन्होंने खोज की तो इन्हीं के नाम पे तो नियम होगा। मान लीजिए जैसे हम हैं, हम कोई खोज कर दें तो हम ही तो खोज करेंगे, तो हम ही तो अपना नाम डालेंगे। लेकिन इनका इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था चार्ल्स आगस्टीन डी कूलाम। ठीक, लिखो इनका पूरा नाम, चार्ल्स और जो चार्ल्स आगस्टीन डी कूलाम था वो कौन था? ये कहाँ का रहने वाला था? ये जो था ये कौन था? एक था फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कौन था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था ये। ठीक, अब ये तो हो गई थोड़ा इनके बारे में डिटेल। अब देखेंगे कूलाम के नियम जो हैं आधारित किससे हैं, किस पे हैं। ये चीज लिख ली ना? तो जो कूलाम के नियम है सबसे पहले किस पे आधारित हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। ठीक, ये किस पे आधारित हैं? गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। किसने दिया? क्योंकि जब ये एक बार ये बगीचे में टहल रहा था, पेड़ पर से एक बार आम गिरा था, तो इसने क्या बोला? तो ये जो बगीचे में था, जो सेब गिरा था, है ना, तो इसने क्या बोला कि ये पृथ्वी पे गिरा तो कैसे गिरा, है ना। तो इसने वहीं से इसने पता लगाया कि अगर सेब अगर नीचे जमीन पे गिर रहा है तो किस कारण गिरा होगा। तो इसने वहीं से खोज किया कि पृथ्वी में जो है क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो उसी समय इसने न्यूटन में क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया। ठीक, अब अच्छा बताओ, एक चीज बताओ, अगर ये देखो है प्लस, ये है प्लस, ठीक, ये क्या है, हमारा क्या है, आवेश है ना, Q1 Q2। अब अच्छा बताओ, अगर आवेश हमारा प्लस प्लस है तो बताओ आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। यानी कि प्लस प्लस हैं, दोनों में जुड़ेंगे या दूर भागेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे या दूर भागेंगे, बताओ बताओ। जब कभी भी समान प्रकार के जब आवेश होंगे तो वे क्या होंगे, प्रतिकर्षित, यानी कि ये दूर भागेंगे। कभी चुम्बक देखा है, उसमें क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल, है ना। जब नॉर्थ और साउथ होगा तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा। लेकिन अगर नॉर्थ है और नॉर्थ है ना, और साउथ इधर आ गया और साउथ इधर आ जाएगा, तो ये क्या होगा, ये दूर भागेगा, ये फिर चिपकेगा नहीं। कभी देखा होगा ऐसे, जब इसको चुम्बक को तोड़ दो तो ऐसे करो, ये खिसकता हुआ चला जाता है
इसका मतलब क्या है, इसके पोल क्या हैं, विपरीत दिशा में हो गए, यानी कि इनके पोल क्या हैं, समान हो गए। ठीक, तो और अगर मान लिया अगर माइनस का और माइनस का आ गया तब भी हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। लेकिन अगर एक अगर प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, आकर्षित। ठीक, या इधर माइनस है इधर प्लस है तब भी क्या होगा, आकर्षित। समझ में आया? तो डिफिनेशन लिखो, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। लिख लिया? अब अच्छा बताओ, न्यूटन का नियम क्या था हमारा, F=G(m1) क्या था, m1 m2 क्या था, m1 m2 अपान r²। ये क्या था, ठीक, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है हमारा, F=G(m1 m2). अब दूसरा लिखो पॉइंट, जो हमारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लेकिन ये जो होता है आवेशित कण के भार पर निर्भर नहीं करता। उसके आगे लिखो F∝ Q1 Q2। अगला लिखो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बीच की वर्ग के दूरी के बराबर होता है। बराबर नहीं, ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैंग्वेज लिखी। तीसरा लिखो F=K(Q1 Q2) अपान क्या, r²। तो इसमें लैंग्वेज क्या होगी, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है किस पे निर्भर करता है, माध्यम पर। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल माध्यम पर निर्भर करता है। अब यहां से हमारा ये चीज हो गया।
जो लैंग्वेज लिखाई है उसी के सामने लिखना, पहले पॉइंट पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। अब यहां से के बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर नहीं नॉट, इसको बोलते हैं नॉट। ठीक, लेकिन ये कब होगा, जब निर्वात में होगा। किसमें होगा, निर्वात में। ठीक, और अगर माध्यम में अगर पूछा जाए तो क्या होगा, अगर इसको माध्यम में पूछा जाए तो क्या होगा, के बराबर 1/4 पाई, फिर उसमें सिर्फ क्या होगा, एप्सिलॉन। ये क्या होगा, माध्यम में। किसमें होगा, माध्यम में। अब अगर पूछा जाए तुमसे एप्सिलॉन क्या होता है, तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। ठीक, अब अगर यहाँ पे पूछा जाए कि एप्सिलॉन आर हमारा क्या है, एप्सिलॉन आर हमारा क्या है, तो ये क्या होगा, हमारी सापेक्षिक विद्युतशीलता होगी। क्या होगी, सापेक्षिक विद्युतशीलता। अगर पूछा जाए इसका मात्रक क्या है, तो ये मात्रक हीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है। क्या होगा, मात्रक हीन। ये देखो वीडियो में नीचे दिख रहा है, हैं? ठीक, और अगर पूछा जाए एप्सिलॉन 0 क्या है यहाँ पे, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। अब अगर इसमें पूछा जाए एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा, तो कितना होगा, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। ये सारे पॉइंट हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक, और अगर पानी क्या पूछा जाए, कितना होगा, ये लगभग कितना होगा, 80। ठीक, और क्या है, अगर कागज जैसे पूछा जाए, कागज में कितना होता है, 3.5। ठीक, और अगर निर्वात में अगर पूछा जाए, निर्वात में कितना होगा, निर्वात में कितना होगा, 1। ठीक, और अगर वायु में अगर पूछा जाए, वायु में मानते हैं हम एक ही हैं, लेकिन रियल में पता कितना होता है, 1.00054। ठीक, तो इतनी डिटेल जो है नोट कर लो। ठीक, नोट कर लो। तो अब आगे क्या है, अब देखेंगे हम कूलाम की सीमाएं क्या होती हैं। कूलाम की सीमाएं। ठीक, तो कूलाम की सीमा क्या है, ये हमारी जो होती है ये किस पे चलती है, पॉइंट टू पॉइंट पे लागू होती है। किस पे होती है, लिखो, पॉइंट टू पॉइंट पे लागू। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो नियम होता है किस पे होता है, बिंदु आवेश पे ही लागू होगा।
यानी कि अगर इसको हिंदी में लिखो तो यह नियम केवल बिंदु आवेश के लिए ही सत्य होगा। ठीक, लिख लिया। दूसरा क्या लिखोगे? ये जो है अत्यधिक दूरी पर लागू नहीं होता। नहीं होता है कि होता है? यह अत्यधिक दूरी पे लागू होता है, नहीं नहीं है इसमें। लिखो, यह अत्यधिक दूरी पर लागू होगा। अच्छा, जैसे ये दो गोले होते हैं, ठीक, इसकी त्रिज्या ये है, यहाँ की रेडियस ये है, ठीक। तो इसके बीच की जो रेडियस होगी हमारी कितनी होगी? ये हमारी रेडियस होगी, कितनी होगी? क्या होगी? जो हमारे दो गोले होते हैं उनके बीच की दूरी की रेडियस कितनी होती है? 10 की पावर माइनस 15। कितनी होगी? 10 की पावर माइनस 15। तो लिखो, दस की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी से दस माइनस 15 मीटर की दूरी पे कंपे लागू नहीं होता है। 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी के कंपर लागू नहीं होता है। अब क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो होता है दूसरा नाभिकीय बल भी काम करने लगता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें दूसरा नाभिकीय बल काम करने लगता है, इसलिए इतने में ही काम करता है, बाकी काम नहीं करता। अगर 10 की पावर मान लिया इतना हो जाएगी तो इस पे काम नहीं करेगा, फिर इस पे दूसरा बल काम करने लगेगा। ठीक, तो ये समझ में आई। अब हम कल देखेंगे क्या? गॉस का नियम। कौन सा? गॉस का नियम। अब गॉस के नियम के बारे में कुछ पता है तो कल थोड़ा इसके बारे में पढ़ के आना, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसके बारे में अगर तुम लोग थोड़ा अगर पढ़ लोगी तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा मेरे अकॉर्डिंग, समझे? ऐसे तो हम तो पढ़ाते ही हैं, ठीक। और बाकी जो पढ़ाया है उसका वीडियो लेक्चर दोबारा से देख लो। जब ऑनलाइन रहता है, उस पर रहता है, मोबाइल है, उस पर यूज करो उसको, है ना, तो रिवीजन हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ पे डाउट रहती है उसको वीडियो में दोबारा देख लो, तो जो डाउट होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, ओके।